आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं जो पुरातात्विक खोजों और प्राचीन इतिहास पर केंद्रित है। यह स्कीइंग की उत्पत्ति से लेकर वाइकिंग जहाजों, गेमिंग टुकड़ों और पाषाण युग की साइटों तक विभिन्न विषयों को कवर करता है। ये सभी विषय न केवल ऐतिहासिक महत्व के हैं, बल्कि ये हमें यह भी दिखाते हैं कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं कठिन वातावरण में जीवित रहीं और अपने समय के खेल और यात्रा के साधनों का आनंद लिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, सबसे पुरानी जोड़ी स्कीइंग में लंबी छड़ियों पर बर्फीली पहाड़ियों से नीचे फिसलना शामिल है, जो आपके पैरों से जुड़ी होती हैं। आप कुछ विशेष जूते पहनते हैं जिन्हें आप उन छड़ियों पर बाइंडिंग में क्लिक करते हैं, और मुड़ने के लिए आपको अपना वजन बदलना होगा और स्की के किनारों का उपयोग करना होगा। यह बर्फ पर फिसलने जैसा है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने चेहरे पर ठंडी ताजी हवा का झोंका महसूस करते हैं। आप कभी कभी गिर सकते हैं, जो आमतौर पर एकमात्र तरीका है जिससे मैं ऐसा कर सकता हूं। रुकें, लेकिन आप वापस उठें और आगे बढ़ें। यह मजेदार होना चाहिए और यह एक शानदार शीतकालीन खेल है। आप पहाड़ों और पेड़ों और अन्य लोगों से घिरे हुए हैं जो जगह जगह गिर रहे हैं, और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप खुश हैं और आपको आज लॉज में जाकर वार्म अप करने और आराम करने का मौका मिलेगा। स्की प्रेमी हर तरह के फैंसी श्मैंसी गियर पहनते हैं और मौज मस्ती के एक दिन के लिए ढलान पर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाइकिंग्स के पास हो सकता है 2014 में स्कीइंग का भी आनंद लिया। कुछ पुरातत्वविदों को एक पहाड़ की चोटी पर एक लकड़ी की स्की मिली, जहां यह कथित तौर पर लगभग 1300 वर्षों से बर्फ में फंसी हुई थी। स्की को बर्च रस्सी और चमड़े की पट्टियों से बनी वास्तविक बाइंडिंग के साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। अभी भी स्की पर एस्की जोड़े में आती हैं। यह पहाड़ से नीचे उतरने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए पुरातत्वविदों ने सोचा कि एक और स्की होनी चाहिए, और उन्होंने बर्फ पिघलने के लिए लगभग 7 साल तक इंतजार किया, और तब जाकर दूसरी स्की हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वाइकिंग्स के पास शीतकालीन ओलंपिक का अपना संस्करण था, या हो सकता है कि वे किसी भी तरह से बर्फ के माध्यम से फिसलने का आनंद लेते थे। यह एक महान ऐतिहासिक खोज है जिसने दिखाया कि लोग कैसे घूमते थे और संभवतः इस प्रक्रिया में आनंद भी लेते थे। नंबर 2, एक मध्ययुगीन गेमिंग पीस। पाइप को अक्सर उन दिनों में मरम्मत की आवश्यकता होती है जब वे बहुत अधिक उपयोग करते थे। पाइपों में लोहा होता है और इसमें जंग लगने और संक्षारण होने की प्रवृत्ति होती है, और अंततः आपके तहखाने में पानी भर जाता है। तांबा वास्तव में आज के पाइपिंग सिस्टम के लिए पसंदीदा है, और निश्चित रूप से नॉर्वे में यह अलग नहीं है। कहीं न कहीं एक पुराना सीवर पाइप था जिसकी मरम्मत की आवश्यकता थी, और कुछ संभावित पुरातात्विक वस्तुओं को बचाने के लिए आखिरी मिनट में खुदाई की गई, जिसके बाद एक आश्चर्यजनक और दुर्लभ परिणाम सामने आया। उन्हें रूणिक शिलालेखों के साथ एक गेमिंग टुकड़ा मिला। पुरातत्वविदों को बर्च की छाल मिली जो लगभग 1000 से 1150 ईस्वी तक की थी, और उससे थोड़ा ऊपर एक परत थी। कोयला जो 1030 से 1180 ईस्वी के बीच का है, लेकिन उनके लिए सदी की खोज 2 परतों के बीच साबुन के पत्थर से बना एक गेमिंग टुकड़ा था। उन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत और दुर्लभ खोज थी, क्योंकि रूणिक शिलालेखों के साथ केवल 2 वस्तुएं ही मिली थीं। नंबर 3, वाइकिंग जहाज पर ड्रैगन के सिर और कई तोपों और अन्य सभी प्रकार की चीजों के साथ बड़े आतंककारी विशाल निर्माणों की कल्पना करते हैं, जिनका वाइकिंग्स उपयोग करते थे। आप जानते हैं कि आप किस तरह से नाटक करते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में समुद्री डाकू जहाज वास्तव में वैसा नहीं था जैसा कि अधिकांश वाइकिंग जहाजों पर चल रहा था, बल्कि सरल थे, और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था, ताकि वे वहां पहुंच सकें जहां उन्हें होना चाहिए था, और कुछ समय पहले अपना व्यवसाय अच्छा चलाना था। पुरातत्वविद वहां खुदाई कर रहे थे जहां उनका मानना था कि एक वाइकिंग जहाज अस्तित्व में था, और काफी देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें निराशा हुई कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यह पता चला कि उन्होंने बस इतनी गहराई तक खुदाई नहीं की थी कि कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। वापस गए और खुदाई जारी रखी, और तभी उन्हें एक जहाज मिला जो शायद वर्ष 779 का रहा होगा,
रडार से संकेतों का उपयोग करके उन्होंने मिट्टी के नीचे एक जहाज की रूपरेखा का पता लगाया और इसलिए वे बस खुदाई और खुदाई और खुदाई करते रहे। उन्हें जो जहाज मिला वह 22 मीटर लंबा और 5 मीटर से थोड़ा अधिक चौड़ा होगा। जिस स्थान पर उन्होंने जहाज की खोज की उसमें वास्तव में 2 अन्य जहाजों के साथ 3 दफना टीले थे जो लगभग एक ही समय के थे। इस संग्रह में पाया गया स्टोर हॉक जहाज है। ऐसा माना जाता है कि यह पहले वाइकिंग जहाजों में से एक था जिसमें वास्तव में एक पाल था। इसकी हड्डियों के भीतर एक सुनहरी अंगूठी पाई गई थी। पुरातत्वविदों और शोध का मानना है कि यह अंगूठी एक हेराफेरी प्रणाली का हिस्सा हो सकती है जो वास्तव में उन्हें पाल को फहराने और फिर बाहर निकलने में मदद करती थी। खुले पानी में आसानी से पाए गए जहाजों की डेटिंग के बारे में कहा जाता है कि वे वाइकिंग युग के मध्य में थे और ये जहाज एक विस्तृत संग्रह का हिस्सा है जो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पुरातत्वविद हर समय इनमें से अधिक जहाजों का पता लगाते हैं। नंबर 4, एक परित्यक्त खदान है जहां एक निर्वाचित चौकी मौजूद है जो किसी से भिन्न नहीं है। 1900 के दशक के दौरान ग्रह पर अन्य लोग इस स्थान से किसी न किसी तरह से आते जाते रहे जब तक कि जिन स्वीडन वासियों को यह स्थान नहीं मिला उन्होंने 1927 में इसे सोवियत संघ को बेच दिया और उसके बाद लगभग अगले 70 वर्षों तक उन्होंने खनन करना बंद कर दिया। इसके सभी कोयला भंडारों का सुदूर निपटान जब तक यह खबर नहीं चली गई कि ऑपरेशन को 1998 में बंद कर दिया तब साइट को पूरी तरह से और अनाप शनाप तरीके से छोड़ दिया गया था। आज आप वास्तव में इस साइट पर जा सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एल के आसपास हो जाएंगे। गन टोडिंग गाइड के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भालू हमला कर दे तो वह गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता। कितना मजेदार अनुभव है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बस कुछ घंटों के लिए इधर उधर टहलते हैं, लेकिन अगर आप साहसी किस्म के हैं तो आप वास्तव में पास के ट्यूलिप में रात भर रुक सकते हैं। होटल और संग्रहालय जो गर्मियों के महीनों के दौरान खुला रहता है। नंबर 5, पाषाण युग की साइटों का एक बड़ा घनत्व है जो नॉर्वेजियन वेस्ट कोस्ट में गंदगी फैलाते हैं। इसलिए उस समय के पुराने घरों और औजारों जैसी चीजों को ढूंढना वास्तव में ऐसा नहीं है। मन को झकझोर देने वाला या यहां तक कि आकर्षक भी, लेकिन फिर यहां हम इस बात की एक झलक देख रहे हैं कि पिछले हिमयुग के बाद इस क्षेत्र में जीवन कैसा रहा होगा और निश्चित रूप से ये स्थल नदियों और जल निकायों और ऐसे स्थानों के आसपास पाए गए हैं जहां यह बहुत आसान रहा होगा। इन लोगों के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सभी अन्य महान पुरातात्विक खोज स्थलों की तरह अस्तित्व में रहने के लिए आखिरकार मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या मैं अब अपनी कुकीज अच्छी तरह से रख सकता हूं? यह सभी पुरातत्व और गैर पुरातत्व पर एक रोमांचक नजर थी। इस तरह की अद्भुत खोजें हमें इतिहास की उन कहानियों से जोड़ती हैं जो आज भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और मध्ययुगीन सभ्यताओं की तकनीकी समझ दिखाते हैं कि इंसान का जिज्ञासा और नवाचार का सफर कितना पुराना है। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम अपने इतिहास को संरक्षित करें और उससे सीखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह सफर पुरातात्विक खोजों के बीच पसंद आया होगा। अगर आप और भी रोमांचक कहानियों और इतिहास की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प खोज कौन सी लगी।